कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा था। लेकिन ये जंगल इतना घना था कि इसका कोई अंत नजर ही नहीं आ रहा था। ये आदमी सूरज की दिशा में भागता रहता है, लेकिन सूरज के होने पर भी जंगल में अंधेरा था। अब सूरज भी डूबने वाला था, फिर भी ये आदमी बिना रुके भागता ही रहता है। तभी अचानक उसके सामने एक बोर्ड आता है जिसमें लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब कि यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। और नीचे एक नंबर भी लिखा हुआ था, नंबर 108। ये देखकर आदमी और भी ज्यादा घबरा जाता है। अब जंगल गहरे अंधेरे में डूब गया था। तभी परिंदों का एक समूह आसमान में तेजी से उड़ता हुआ जाता है। आदमी को यह सब अजीब लगता है। इस आदमी के कई मीलों के सफर के बाद भी इस जंगल में उसे एक भी जंगली जानवर नहीं दिखता है। पता नहीं इस जंगल में ऐसा क्या था जिससे सभी डर रहे थे। डर के कारण यह आदमी और भी तेजी से भागता है, लेकिन कई घंटों के सफर के बाद वो आदमी अचानक फिर से रुक जाता है और उसे समझ आ जाता है कि यहां से निकलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसके सामने वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड था। आदमी अब कहीं छुपने का फैसला करता है, लेकिन वहां कोई छुपने की जगह भी नहीं थी, इसलिए वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। तभी अचानक पेड़ की टहनी टूट जाती है और वो आदमी इतनी ऊंचाई से सीधे नीचे गिर जाता है। उसे बहुत चोट आती है, लेकिन इससे पहले कि वो बेहोश हो जाए, जमीन से कुछ आवाजें आने लगती हैं और किसी के गुर्राने की आवाज भी सुनाई देती है, जिसे सुनकर आदमी की सांसें अटक जाती हैं। तभी कोई चीज उस आदमी को घसीट कर ले जाती है। उसे घसीट कर ले जाने वाले को तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन उस आदमी की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। इस घटना के एक हफ्ते बाद हमें शहर में एक मीना नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो एक बर्ड सेलर के शॉप पर काम करती थी। उसका बॉस उसके पास आता है और उसे एक गोल्डन बर्ड को शहर से दूर एक जू में डिलीवर करने को बोलता है। मीना अगले ही दिन गोल्डन बर्ड को डिलीवर करने निकल जाती है। मीना गाड़ी में बैठकर अपने सफर पर निकल जाती है। शहर से बाहर निकलने के बाद मीना एक बोर्ड पर कई सारी मिसिंग फोटोज देखती है, लेकिन मीना इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे निकल जाती है। आगे बढ़ते हुए मीना शॉर्टकट लेते हुए जंगल के रास्ते निकल जाती है, ताकि वो गोल्डन बर्ड को जल्दी जू तक पहुंचा सके। लेकिन शॉर्टकट लेने के चक्कर में वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। ये वही जंगल था जहां हमने शुरुआत में एक आदमी को गायब होते हुए देखा था। मीना अपने फोन में लोकेशन देखती है, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं आ रहा था और उसका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। मीना अब वहां फंस चुकी थी। मीना वहीं से वापस लौटने का फैसला करती है, लेकिन अब उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसकी कार खराब हो जाती है। जब मीना बाहर जाकर देखती है तो उसे वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड दिखाई देता है। मीना को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो गोल्डन बर्ड को लेकर जंगल में मदद ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन वहां मदद का नामो निशान नहीं था। इसलिए मीना अपनी गाड़ी के पास वापस चली जाती है, लेकिन अब वहां उसकी गाड़ी नहीं थी। उसे लगा कि वो जंगल में भटक गई है, क्योंकि जंगल का हर रास्ता एक जैसा ही लग रहा था। अब अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। पहले की तरह ही बर्ड्स तेजी से निकल जाते हैं। तभी मीना को एहसास हुआ कि उसके आसपास कोई है। अब मीना को डर लगने लगा था। दूर मीना को किसी की परछाई दिखाई देती है। मीना उसके पास जाती है तो वहां कोई नहीं होता। तभी अचानक मीना को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। मीना दौड़कर उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत नहीं रुकती और तेजी से भागती है। अचानक फिर से वो बूढ़ी औरत कहीं गायब हो जाती है। मीना फिर भी भागती रहती है। तभी उसे जंगल में एक बड़ा सा कमरा दिखाई देता है, जिसके दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो दरवाजा खोलकर मीना को अंदर बुला रही थी। वो मीना से कहती है, अगर जिंदा रहना है तो अंदर आ जाओ। मीना भी बिना कुछ सोचे कमरे के अंदर चली जाती है। बूढ़ी औरत तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। मीना देखती है कि यह कमरा बहुत अजीब था। यहाँ एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। घबराकर मीना पूछती है कि यह कौन सी जगह है। तब बूढ़ी औरत बताती है कि हम इस जगह को द कूप कहते हैं। मेरा नाम है मैडलिन, इसका नाम है कियारा और इस लड़के का नाम है डैनियल। मैडलिन कहती है कि अभी बातचीत का वक्त नहीं है, तुम जल्दी से हमारे साथ मिरर के सामने खड़ी हो जाओ, क्योंकि कोई हमें देखने आने वाला है। मीना पूछती है, आखिर हमें कौन देखने आने वाला है, लेकिन मैडलिन उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। मीना डरते हुए कियारा से पूछती है, ये कैसी आवाज है। कियारा बताती है कि इन्हें हम वॉचर्स कहते हैं। ये हर रात हमें शीशे के उस पार से देखते हैं, लेकिन हम इन्हें नहीं देख सकते। ये रात होते ही शीशे के उस पार आ जाते हैं और सूरज के निकलने तक हमें घूरते रहते हैं। तभी उस पार से अजीब सा शोर सुनाई देता है। मीना पूछती है, ये कैसी आवाजें हैं। मैडलिन बताती है कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश है। मीना और भी डर जाती है। वो बस घर जाना चाहती थी, क्योंकि उसने वॉचर्स को नहीं देखा था और ना ही किसी और ने उन्हें देखा था।
जैसे तैसे सुबह हो जाती है। सुबह होते ही ये सभी बाहर निकल जाते हैं। मैडलिन सभी को बताती है कि ये वॉचर्स सिर्फ रात में ही आते हैं, दिन में हम जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना को बस किसी तरह इस जंगल से बाहर निकलना था, इसलिए वो अपने गोल्डन बर्ड को लेकर वहां से निकल जाती है। मैडलिन बाकी लोगों को रोकती है और कहती है कि उसे जाने दो, जैसे कि उसे पता हो कि मीना इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती। मैडलिन उसे बताती है कि तुम ये गलत कर रही हो, इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और रात होने से पहले हम सबको यहां वापस आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन मीना किसी की बात नहीं सुनती है और अपने बर्ड को लेते हुए तेजी से आगे बढ़ जाती है। वो सूरज की दिशा में चलने लगती है। रास्ता खत्म हो जाता है, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मीना देखती है कि वो एक पहाड़ के टॉप पर पहुंच गई है। मीना थक कर वहीं बैठ जाती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। जब मीना पीछे देखती है तो वहां मैडलिन थी। मैडलिन उसे समझाती है कि तुम्हारी तरह हम सब भी हार कर यहां रुके हुए हैं। हमें कोई शौक नहीं है यहां रुकने का। इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूं। मैडलिन उसे जंगल की तरफ लेकर जाती है और उसे कई सारे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले बोर्ड दिखाती है। वो बताती है कि ये हमारे कमरे से आधे दिन की दूरी पर लगा हुआ है। अगर तुम्हें ये कहीं भी दिखाई दे तो इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर हम इससे आगे गए तो वापस लौटना मुश्किल हो सकता है। मीना पूछती है कि इसे किसने बनाया है। मैडलिन बताती है कि इसे एक प्रोफेसर ने बनाया है, लेकिन अभी तक उसे किसी ने नहीं देखा है। रात होते ही सभी कमरे में वापस आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स इन चारों को देखने आते हैं। आज कियारा मिरर के सामने डांस कर रही थी। ऐसा नहीं था कि हर रात इन्हें मिरर के सामने खड़ा ही रहना पड़े। ये जो चाहे कर सकते थे, बस ये मिरर की तरफ पीठ नहीं कर सकते थे। ऐसा करने से वॉचर्स गुस्सा हो जाते हैं। रात में तो इन्हें सिर्फ वॉचर्स का मसला था, लेकिन दिन में भी इन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये हर रोज अपने खाने के लिए जंगल में शिकार करते थे। आज कियारा और मीना एक साथ जंगल में शिकार करने जाते हैं। मीना कियारा से पूछती है कि आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या है। कियारा बताती है, मुझे भी कुछ खास पता नहीं है, लेकिन मैडलिन कहती है, वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हम वॉचर्स को देखें तो हम पागल हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत खूंखार दिखते हैं। कियारा उसे एक गड्ढा दिखाती है और बताती है, दिन में वॉचर्स इसी गड्ढे के नीचे रहते हैं और रात होते ही गड्ढे से बाहर आ जाते हैं। दिन में वो इसलिए बाहर नहीं आ पाते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन जलाती है। कियारा बताती है, वो और उसका पति एक साथ यहाँ आए थे और तब से वो यहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन आज से 6 दिन पहले उसका पति जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने गया है और उसे यकीन है कि वो जरूर वापस आएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि कियारा का पति वही आदमी है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो अब मारा जा चुका है। बातें करते हुए वो दोनों कमरे के पास वापस आ जाते हैं। तब मैडलिन जिंदा रहने के लिए मीना को 3 नियम बताती है। पहला, रात में कमरे का दरवाजा नहीं खोलना है। दूसरा, कुछ भी हो जाए मिरर की तरफ पीठ नहीं करना है। आखिरी, दिन के समय उस गड्ढे की तरफ नहीं जाना है। लेकिन मीना को ये सब बातें फेक लगती हैं। रात को मीना शीशे पर कान लगाकर वॉचर्स की आवाजें सुनने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसलिए मीना को मैडलिन की बातें झूठ लगने लगती हैं और वो नियम तोड़ते हुए अपनी पीठ मिरर की तरफ करके सो जाती है। इससे वॉचर्स को गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से मिरर को मारने लगते हैं। शोर से मैडलिन भी उठ जाती है और वो जल्दी से मीना को शीशे के सामने खड़ा करती है। तब जाकर वॉचर्स का गुस्सा शांत होता है। मतलब कि अगर इंसान वॉचर्स को अपनी पीठ दिखाते हैं तो वॉचर्स को ये अपनी इंसल्ट लगती है, इसलिए वो गुस्सा हो जाते हैं। इसी तरह ये रात भी गुजर जाती है। अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार पर जाती है। मीना उससे पूछती है, क्या तुमने कभी वॉचर्स को देखा है? लेकिन डैनियल उसे बताता है, नहीं, लेकिन जो कोई भी वॉचर्स को देखता है वो जिंदा नहीं बचता। तब मीना डैनियल से कहती है, मुझे लगता है कि मैडलिन हम सबसे झूठ बोल रही है। ये सब बस उसकी बनाई कहानी है जिसमें वो हमें फंसा रही है। हमें जरूर उन गड्ढों को जाकर चेक करना चाहिए, शायद हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। डैनियल भी यहाँ रहकर परेशान हो चुका था, उसे भी यहाँ से बाहर निकलना था, इसलिए वो उसके साथ चला जाता है। वो दोनों गड्ढे के पास जाते हैं और मीना रस्सी के सहारे गड्ढे में उतर जाती है। गड्ढे में उतरते ही मीना को कई सारे सामान दिखाई देते हैं। ये सामान उन लोगों के थे जो वॉचर्स का शिकार बने थे। मीना रस्सी के सहारे कैमरा, साइकिल और जरूरत की चीजें ऊपर भेज देती है। मीना इंतजार करती है कि कब डैनियल रस्सी फेंकेगा और वो ऊपर चली जाएगी। इससे पहले कि मीना गड्ढे से बाहर निकल पाए, उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। मीना डैनियल को जल्दी से रस्सी नीचे फेंकने के लिए आवाज लगाती है। तभी एक वॉचर का हाथ मीना को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वॉचर का हाथ रोशनी में पड़ा, उसके हाथ में जलन होने लगी, जिससे उसने अपना हाथ वापस ले लिया। उसी समय डैनियल ने रस्सी नीचे फेंक दी और मीना उसे पकड़कर ऊपर चली गई। मीना बहुत डर गई थी। वो दोनों सारा सामान लेकर कमरे के पास वापस आ जाते हैं, जहां मैडलिन उनसे पूछती है, ये सारा सामान तुम्हें कहाँ मिला?
लेकिन वो लोग मैडेलिन से झूठ बोल देते हैं कि ये सामान उन्हें जंगल से मिला है। लेकिन मैडेलिन को पता था कि ये सामान उन्हें जंगल से नहीं मिला है बल्कि किसी गड्ढे से मिला है, क्योंकि मैडेलिन को यहाँ रहते हुए अरसा बीत गया था। आज मीना और डैनियल बहुत खुश थे क्योंकि आज वो वॉचर्स को देखने वाले थे। मैडेलिन उन्हें समझाती है कि ये सब मत करो, लेकिन वो लोग मैडेलिन की बात नहीं मानते। डैनियल जैसे तैसे कैमरा टीवी से कनेक्ट कर देता है, लेकिन काफी रात होने के बाद भी आज कोई वॉचर उन्हें देखने नहीं आता है। ये सब बात करने में मसरूफ थे, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। बाहर जो कोई भी था वो कियारा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था। जब ये टीवी पर देखते हैं तो इन्हें 2 इंसानी पैर दिखाई देते हैं। कियारा को लगता है कि बाहर उसका हस्बैंड है और वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मैडेलिन उसे रोकती है और कहती है, मैं जानती हूँ बाहर तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, बाहर जो कोई भी है बस हमें फंसाना चाहता है। लेकिन कियारा को मैडेलिन की बातों पर विश्वास नहीं होता। तब मैडेलिन कहती है, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को पता था। तब कियारा बाहर खड़े उस आदमी से एक किताब के बारे में सवाल करती है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। तब ये लोग समझ जाते हैं कि बाहर वॉचर्स हैं। लेकिन जब ये लोग दरवाजा नहीं खोलते तो बाहर खड़ा वॉचर इनका कैमरा तोड़ देता है। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि वॉचर्स इंसान के रूप में भी आ सकते हैं। इनके इस बर्ताव से वॉचर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जोर जोर से मिरर को मारने लगते हैं, जिससे मिरर में दरार भी पड़ जाती है। लेकिन यहाँ मैडेलिन समझदारी दिखाते हुए सबको लाइन से मिरर के सामने खड़ा कर देती है, जिससे वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। तब मीना मैडेलिन को बताती है कि हमने ये सारा सामान एक गड्ढे से लिया था। मैडेलिन मीना से कहती है, तुम लोगों ने दूसरा नियम भी तोड़ दिया। सुबह होते ही मैडेलिन वो सारा सामान फिर से उस गड्ढे में फेंक कर वापस आ जाती है, जिससे वॉचर्स का गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन अब उनको जंगल में अजीब अजीब चीजें दिखने लगी थी, जिसका सबसे ज्यादा असर डैनियल पर पड़ा। डैनियल बात बात पर गुस्सा करने लगा था। दूसरी तरफ कियारा, जिसे पहले यकीन था कि उसका हस्बैंड आकर उसे यहां से ले जाएगा, लेकिन अब उसे भी पता चल गया था कि अब उसका हस्बैंड वापस नहीं आएगा। इन सब से मीना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वॉचर्स के गड्ढों में कूदकर अपनी जान देने का फैसला करती है। और वो ऐसा करने ही वाली थी कि तभी मैडेलिन वहां जाकर उसे बचा लेती है। तभी वहां हम देखते हैं कि डैनियल मैडेलिन को अजीब तरह से घूरता है और उसे पेड़ के सहारे बांध देता है। अब रात होने वाली थी, इसलिए डैनियल और कियारा कमरे की तरफ भागते हैं, लेकिन मीना वहीं रुककर मैडेलिन को छुड़ाती है। इसके बाद दोनों कमरे के पास जाते हैं। वो लोग जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं और डैनियल को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन डैनियल दरवाजा नहीं खोलता। अब रात हो चुकी थी और वॉचर्स के आने का समय भी हो चुका था, इसलिए उन दोनों को मजबूरन एक घने पेड़ के अंदर छुपना पड़ा। अब वॉचर्स के गुर्राने की आवाज आने लगी। तभी इन लोगों के साथ हमें भी वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। वॉचर्स लंबे, पतले और खतरनाक थे। सभी वॉचर्स अपने अपने गड्ढे से निकलकर इंसानों के पास जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि मैडेलिन और मीना अंदर नहीं है तो वॉचर्स उन्हें खाने के लिए ढूंढने लगते हैं। वो वॉचर्स जैसे ही वहां से दूर जाते हैं, मीना और मैडेलिन बाहर आकर फिर से कमरे का दरवाजा पीटने लगते हैं और डैनियल को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। इस बार डैनियल को उन पर तरस आ जाता है, इसीलिए वो दरवाजा खोल देता है और उन दोनों के अंदर आते ही दरवाजा बंद कर देता है। अंदर जाते ही मैडेलिन डैनियल पर गुस्सा करती है। इसके बाद वो सभी को मिरर के सामने खड़ा करती है और उनसे कहती है, हमने कई सारे नियम तोड़ दिए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार वॉचर्स हमें माफ कर देंगे। मैं तुम लोगों को वॉचर्स के बारे में कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ। दरअसल जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरी सांसें अटक गईं। मैंने अपने सामने अपने ही डुप्लीकेट को देखा। असल में वो एक वॉचर थी जो मेरा रूप लेना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें और बाल बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थे। मीना पूछती है, ये सारे वॉचर्स कौन हैं? तब मैडेलिन बताती है, ये सारे वॉचर्स असल में फेरीज हैं, जो पुराने समय में इंसानों के साथ मिलकर रहा करते थे। ये पंखों वाले जादुई जीव थे, लेकिन वक्त के साथ इंसानों को उनकी शक्तियों से डर लगने लगा, इसीलिए इंसानों ने फेरीज को खत्म करने का सोचा। इंसानों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए इंसानों ने फेरीज को जंगल में एक गड्ढे में कैद कर दिया और उन्हें श्राप से हमेशा हमेशा के लिए उस गड्ढे में बंद कर दिया। इसके बाद सैकड़ों सालों तक फेरीज उन गड्ढों के अंदर रहे, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर वहां से बाहर निकलने का रास्ता बना लिया और अब वही फेरीज वॉचर्स के रूप में गड्ढों से बाहर आने लगे हैं। असल में सैकड़ों सालों तक गड्ढे के अंदर रहने से उन्होंने अपने पंख और अपनी जादुई शक्तियां खो दी हैं और साथ ही उन्हें सूरज की रोशनी से जलन होने लगी है, लेकिन अभी भी उनमें रूप बदलने की शक्ति है। इस पर डैनियल ने पूछा कि वॉचर्स आखिर चाहते क्या है और हमें हर रात मिरर के सामने क्यों खड़ा रखते हैं? तब मैडेलिन बताती है कि असल में वॉचर्स फिर से इंसानों के साथ रहना चाहते हैं,
लेकिन अपने असली रूप में वो इंसानों के साथ नहीं रह सकते। इसीलिए वो हमें देखकर अपना रूप बदलने की कोशिश करते हैं और हमारे तौर तरीके सीखते हैं, जिससे वो इंसानों के बीच रह सके। मैडलिन ये सब बता ही रही थी कि तभी सब वॉचर्स वापस आ गए। जब उन्होंने देखा कि मैडलिन और मीना कमरे में वापस आ गए हैं, तो वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। ये देखकर इन चारों ने एक टेबल खिसकाकर दरवाजे के सामने रख दिया, जिससे कि दरवाजा न टूटे। लेकिन वॉचर्स की ताकत बहुत ज्यादा थी। अब उन्हें अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि टेबल को खिसकाने की वजह से कारपेट पलट गई है। जब उन्होंने कारपेट हटाकर देखा तो वहां नीचे एक दरवाजा था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें पता चला कि नीचे एक बहुत बड़ा बंकर है। ये देखते ही सभी बंकर के अंदर चले गए और लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। ये लोग इतने दिनों से यहां रह रहे थे और उनके नीचे ही इतना बड़ा बंकर था, लेकिन फिर भी इन्हें पता ही नहीं चला। बंकर में कई सारे जरूरत के सामान के साथ हजारों दिन का खाना, कंप्यूटर और अन्य सुविधाएं भी थी। मीना जानना चाहती थी कि आखिर ये बंकर किसने बनाया है, इसलिए वो कंप्यूटर ऑन करती है। उस कंप्यूटर में कई सारे वीडियो थे, जिसे देखने पर पता चला कि ये जगह प्रोफेसर मार्टिन ने बनाई थी। असल में वो वॉचर्स के बारे में पहले से जानता था और वो उन पर रिसर्च करना चाहता था, इसीलिए उसने ये बंकर बनाया था। पैसों का लालच देकर वो मजदूरों को यहां लेकर आता था और रात होते ही उन्हें ऊपर भेज देता था और खुद नीचे आकर छुप जाता था। फिर वो वॉचर्स इंसानों को मारकर खा जाया करते थे। अगली वीडियो में प्रोफेसर बताता है कि उनके रिसर्च के दौरान उन्हें एक ऐसी फेरी भी मिलती है जो रात के साथ साथ दिन में भी उस गड्ढे से बाहर आ सकती थी। वो फेरी सबसे अलग थी। वॉचर्स ने एक बच्ची का परफेक्ट रूप ले लिया था। उसने प्रोफेसर को मारा नहीं, इसलिए प्रोफेसर उसे अपने साथ बंकर में ले आया। तभी प्रोफेसर ने कैमरा दूसरी तरफ किया, जिसमें वो वॉचर दिख रही थी। इसी तरह हर वीडियो में कुछ न कुछ जानकारी दी गई थी, लेकिन मीना को यह जानना था कि आखिर में क्या हुआ। इसीलिए वो सबसे लास्ट वाला वीडियो प्ले करती है, जिसमें प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाला था। लेकिन मरने से पहले प्रोफेसर इस जंगल में फंसे लोगों को यहां से बाहर निकलने का रास्ता बता देता है। वो बताता है कि शाम के समय परिंदे जिस डायरेक्शन में उड़ते हैं, उसी डायरेक्शन में भागने से वे लोग जंगल से बाहर निकल सकते हैं। प्रोफेसर ने वीडियो में बताया था कि अगर कोई जंगल से बाहर निकलता है तो वो मेरी यूनिवर्सिटी में जाकर मेरा सारा डेटा तबाह कर दे। मैं यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इसके बाद प्रोफेसर ऊपर चला गया और लास्ट में 2 गोलियों की आवाज आई, जिससे पता चलता है कि प्रोफेसर ने पहले फेरी को मारा और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। आज रात ये सभी बहुत खुश थे, क्योंकि इन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। सुबह होते ही जब वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उन वॉचर्स ने पूरा कमरा तबाह कर दिया है। आज इन्हें कैसे भी करके इस जगह से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि अब इनके पास छुपने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। इसीलिए वो जंगल से बाहर निकलने के लिए भागते हैं। जिन परिंदों के बारे में प्रोफेसर ने बताया था वो तो शाम को निकलने वाले थे, लेकिन इन्हें शाम से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसीलिए मीना अपने गोल्डन बर्ड को आजाद कर देती है और वो बर्ड जिस दिशा में उड़ती है, ये लोग भी उसी दिशा में भागते हैं। भागते भागते उन्हें कब्र दिखाई देती है। तब मैडलिन बताती है कि एक वक्त था जब फेरीज और इंसान एक साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने उनके साथ धोखा किया और उन्हें जंगल में गड्ढों में कैद कर दिया। बहुत देर तक भागने के बाद ये लोग एक नदी किनारे पहुंचे, जहां इन्हें प्रोफेसर की बोट दिखाई दी। वो लोग बोट को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था और वॉचर्स के आने का समय हो गया था। इससे पहले कि ये लोग बोट में बैठकर यहां से निकल जाते, उन्हें पीछे से एक आवाज आती है, जो कि कियारा का हस्बैंड था। वो बहुत ही जख्मी हालत में था और मदद के लिए आवाज लगा रहा था। बाकी लोग बोट में चढ़ गए थे, इसीलिए डैनियल अकेले ही कियारा के हस्बैंड के पास जाता है और उसे खींचते हुए नदी के पास लाता है। लेकिन तभी ये लोग बोट से देखते हैं कि डैनियल जिसे खींचकर ला रहा है वो कियारा का हस्बैंड नहीं, बल्कि एक वॉचर है। वॉचर ने उनके सामने ही डैनियल का रूप ले लिया और डैनियल को वहीं मार दिया। ये लोग जानते थे कि वॉचर्स इस नदी को पार नहीं कर सकते हैं। लास्ट में ये लोग खुद नदी को पार करके सुबह तक शहर पहुंच जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। शहर जाने के बाद ये तीनों अलग अलग रास्ते चले गए। कुछ दिनों बाद मीना प्रोफेसर मार्टिन के कहे मुताबिक उसकी यूनिवर्सिटी में जाकर सारा डेटा तबाह करने वाली थी। इससे पहले कि वो सारा डेटा डिलीट कर दे, उसे वहां एक टेप रिकॉर्डर मिला, जिससे उसे एक और राज का पता चला। जब सैकड़ों साल पहले फेरीज और इंसान एक साथ मिलकर रहते थे, तब उनकी शादी भी हुआ करती थी। इंसान और फेरी के मिलन से जो बच्चे पैदा होते थे, उनमें दोनों के गुण होते थे, जिन्हें हाफलिंग्स कहा जाता था। उन हाफलिंग्स में कुछ खासियत थी
वो रूप बदलने में इतने माहिर थे कि वो मरे हुए इंसान का भी रूप ले सकते थे। प्रोफेसर का मानना था कि जब इंसानों ने फेरीज को गड्ढों के अंदर कैद कर दिया, तब हाफलिंग्स रूप बदलकर इंसानों के बीच रहते थे और वो आज भी किसी न किसी रूप में इंसानों के बीच मौजूद है। मीना प्रोफेसर के ऑफिस की छानबीन करने लगी, जहां उसे ऐसी तस्वीरें मिली जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि तस्वीर में जो प्रोफेसर के साथ लेडी है वो कोई और नहीं बल्कि मैडलिन है, और असल में मैडलिन प्रोफेसर की वाइफ है। मीना सोचती है आखिर मैडलिन ने हमें ये बात क्यों नहीं बताई। ये कंफ्यूजन शेयर करने के लिए मीना कियारा के पास जाती है और उसे बताती है कि जिस मैडलिन से हम जंगल में मिले थे वो प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ है, लेकिन उसने हमें ये सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो खुद एक रूप बदलने वाली फेरी है। मैंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि कुछ समय पहले प्रोफेसर की वाइफ कैंसर की वजह से मर गई थी। ये सुनकर कियारा कहती है, तो वो मैडलिन कौन थी जो इतने समय से हमारे साथ रह रही थी? मीना कहती है कि अब मुझे सब समझ आ रहा है। दरअसल प्रोफेसर अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो अपनी वाइफ के मरने से बहुत दुखी थे। वो किसी भी हाल में अपनी वाइफ को वापस पाना चाहते थे। तब प्रोफेसर को उस रूप बदलने वाली फेरी के बारे में पता चला। उसने उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया जिसने एक बच्चे का एकदम परफेक्ट रूप लिया हुआ था। प्रोफेसर ने उस फेरी को अपनी वाइफ की तस्वीर दिखाकर उसे अपनी वाइफ के जैसे बना दिया, क्योंकि वो फेरी बाकी फेरी से अलग थी। वो दिन में भी बाहर निकल सकती थी। मीना कहती है, मैंने मैडलिन को यहाँ बुला लिया है। हमें किसी तरह मैडलिन को फिर से जंगल वापस भेजना होगा। तभी एक कार वहां आकर रुकी। उस कार से जो उतरी उसे देखकर मीना की सांसें अटक गईं। वो कियारा थी, मतलब कि अब तक जिसे वो ये सब बातें बता रही थी वो मैडलिन थी और उसने कियारा का रूप लिया था। कियारा जैसे ही घर के अंदर आई, मैडलिन ने कियारा के हस्बैंड के रूप में बदलकर उसे बेहोश कर दिया। तब मीना ने उस फेरी से कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? उस फेरी ने बताया, मैं बाकी सभी फेरीज से अलग थी। मैं दिन में भी बाहर निकल सकती थी, इसलिए कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। मैं उस जंगल में अकेली पड़ गई थी, इसीलिए मैं जंगल से बाहर निकलकर अकेले रहना चाहती थी। फिर एक दिन प्रोफेसर जंगल में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उनकी वाइफ का रूप ले लूं तो वो मुझे जंगल से बाहर ले जाएंगे। प्रोफेसर ने मुझे मैडलिन के सारे तौर तरीके सिखाए, लेकिन अंत में धोखेबाज प्रोफेसर ने मुझे मारने की कोशिश की। इससे पहले कि वो मुझे मारा, मैंने खुद उसे मार दिया। तुम इंसान कभी भी भरोसे के लायक नहीं हो सकते और ना ही कभी भरोसे लायक बनोगे। अब तुमने भी मेरी सच्चाई जान ली है, इसीलिए अब तुम भी मरोगी। मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे रूप में इंसानों के बीच रहूंगी। ये कहकर मैडलिन ने मीना का रूप ले लिया। तभी मीना कहती है, क्या प्रोफेसर ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम दिन में क्यों निकल सकती हो? असल में तुम हाफ लिंग हो, आधी इंसान और आधी फेरी, इसीलिए तुम इंसान और फेरीज दोनों के बीच रह सकती हो। मैं जानती हूँ कि दुनिया में अकेले रहना कैसा लगता है, लेकिन तुम अकेली हाफलिंग नहीं हो। दुनिया में तुम्हारे जैसे और भी कई हाफलिंग्स हैं जो कि इंसानों की तरह रूप बदलकर हमारे बीच रह रहे हैं। इस सच्चाई का पता चलते ही मैडलिन का शरीर अचानक अपने असली रूप में आने लगा और उसके पर भी निकल आए। इसके बाद वो मीना को वहीं पर छोड़कर वहां से निकल जाती है। अब 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। मीना अपनी सिस्टर के साथ रहने लगी थी। मीना ने अपनी सिस्टर को बताया कि शायद वो फेरी अभी भी मेरा पीछा करती है। मीना की सिस्टर उसे समझाती है कि तुम डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहानी के अंत में हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि मीना के घर के नीचे खड़ी होती है। ये कोई और नहीं बल्कि मैडलिन थी, जिसने अब एक बच्ची का रूप ले लिया था। इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।